हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं केशव शर्मा स्वागत करता हूं आपका तेज एकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक्चुअली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने बुक पे बहुत देखा होगा या किसी और ने आपको पढ़ाया भी होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं और किताब में लिखते कैसे हैं, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे और उसे प्रैक्टिकली टैकल करेंगे, कैसे वो नीट या आईआईटी या सीबीएसई के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, किस फॉर्म में वो यूज़ होता है। आज हम उस सब को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा लेक्चर 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और आज हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। जी हाँ, दो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर सॉल्व करेंगे एटलीस्ट, और इसकी प्रैक्टिकल जो हम एस्पेक्ट है उसको उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे रैदर दैन थ्योरेटिकल। और मैं अंतर समझाऊंगा कि एक्चुअली में यूज़ कैसे होता है और आपको इतनी कन्फ्यूजन क्यों है। ठीक है, चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं सुपरपोजिशन की किताबी डेफिनेशन से बचते हुए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दुनियादारी की नज़रों में होता क्या है, जो काम आना है। फालतू किताबी ज्ञान सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर हम नहीं देखेंगे, यूज़ ही नहीं होता, पूछा भी नहीं जाता। अब देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है क्या। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी शादी के अंदर या कहीं पर कि एक रथ है, ठीक है, उस रथ को 4 घोड़े खींच रहे हैं। अगर हम उसका टॉप व्यू देखें तो ये ऐसे रथ है, ये उसके ऊपर छत्र लगा हुआ है, इसके इस पिवट पॉइंट से आगे इस तरीके से एक टी शेप होती है। यहाँ पर एक घोड़ा है, यहाँ पर एक घोड़ा है, यहाँ पर एक घोड़ा है, यहाँ पर एक घोड़ा है। ये 4 मेरे मान लीजिए घोड़े हैं। ये घोड़ा इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, कई ये वाला घोड़ा इसको इधर खींच रहा है। कई बार ये घोड़े जब मुड़ते हैं तो ये घोड़ा इधर खींच रहा है, ये घोड़ा इधर खींच रहा है, ये घोड़ा इधर खींच रहा होता है, क्योंकि एकदम से तो सारे नहीं मुड़ते हैं। तब भी ये रथ जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, ज़रा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। या कभी आपने सोचा है कि ऐसा कैसे होता है कि 4 फोर्सेस लग रही हैं और ये रथ फिर भी सीधा मूव कर रहा है। कोई हो सकता है किसी एंगल पे भी हो, क्योंकि वो घोड़े हैं, कोई मशीन तो है नहीं, उनके पैर फ्री हैं, वो मूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत, फिर भी ये रथ सीधा कैसे जाता है। तो ज़रा इसको समझते हैं। या एक चीज़ और भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक टेबल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक टेबल रखी हुई है। उस टेबल को 4 उसके मान लीजिए लेग्स हैं उस टेबल के, ठीक है। उन 4 लेग्स पे आप 3 लेग पे रस्सी बांधते हैं और अपने 3 फ्रेंड्स को कहते हैं भाई तू इधर से खींच, एक जना इधर से खींचेगा, एक जना इधर से खींचेगा। तो आप देखते हैं कि ये टेबल 3 जगह थोड़ी जाएगी, ये अल्टीमेटली किसी एक डायरेक्शन में जाएगी, चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए, चाहे 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 इस डायरेक्शन में जाए, किसी एक ही डायरेक्शन में जाती है। यानी फोर्स उस पर कितनी लग रही थी? एक आपने लगाई, एक आपके दोस्त ने लगाई, एक और ने लगाई, 3 दोस्तों ने फोर्स मिलकर लगाई आपने, और बॉडी फिर भी किसी एक डायरेक्शन में ही गई। बस यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इसका आंसर अगर इस क्वेश्चन का फाइंड आउट कर लेंगे, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये 4 घोड़े थे, एक लगा रहा था F1, एक लगा रहा था F2, एक लगा रहा था F3 फोर्स, और एक चौथा घोड़ा लगा रहा था F4 फोर्स। चारों घोड़ों ने फोर्स लगाई, फिर भी रथ एक किसी डायरेक्शन में गया, जिस डायरेक्शन में अल्टीमेट फोर्स लगी, इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट लगा, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। उस एफ आर की डायरेक्शन क्या होगी ये निकाल लीजिए, उसकी फोर्स कितनी होगी टोटल ये निकाल लीजिए, इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। अब मान लीजिए इन सबसे जो फोर्स लगी उससे एक फोर्स जिधर ये एक्चुअली में टेबल जिस तरफ मूव करेगी वही हमारी रिजल्टेंट होगी, उसी को एफ आर कहते हैं।
अब प्रैक्टिकलिटी और आपकी किताब के अंदर अंतर क्या है? आपकी किताब ये कहती है कि जितनी भी किसी पॉइंट पर जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी, जैसे इसने इस पॉइंट पर फोर्स लगाई ऐसे, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं क्योंकि वो यूज़लेस है तो इसलिए। फिर यहाँ से ये पॉइंट 1 था, ये 2 था, 2 ने इस पॉइंट पर, ये मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, ये 0th पॉइंट है, इस पर 2 ने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, 3 ने इस पर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, और आखिरी में एक एन पॉइंट ने इसके ऊपर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। ये F1, ये F2, ये F3, ये Fn, ऐसी बहुत सारी फोर्सेस लगी। बाकी सब फोर्सेस को तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा, पहली 3 और एक लास्ट nth फोर्स मैंने दिखा दी है। तो जो टोटल फोर्स इस पर लगेगी उसका मैग्नीट्यूड, उसका वेक्टर, जो फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस जितनी भी फोर्सेस लगी हैं उन सब का वेक्टर सम होगा, जो टोटल रिजल्टेंट इस पर फोर्स लगेगी। ये कहता है बस ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन ये ऐसे यूज़ तो नहीं होता, ऐसे करके देखो आप, और 11th आप भूल चुके हो, मुझे मालूम है। कौन याद दिलाएगा? मैं याद दिलाऊंगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है उसे समझते हैं। देखिए, हम इतने सारे वेक्टर का वेक्टर सम निकाल ही नहीं सकते एक साथ, हम केवल एक बार में 2 वेक्टर का वेक्टर सम निकाल सकते हैं। यानी अगर मुझे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 मान लीजिए सिर्फ 4 भी जोड़ने हों, तो पहले मैं F1 और F2 को जोड़ूंगा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए F12, इन दोनों से मिलकर आया। फिर मैं उस F12 को F3 के साथ सॉल्व करूंगा, मान लीजिए मैं ऐसे इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा। इन दोनों फोर्सेस को जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो मान लीजिए मुझे F1 2 3 एक रिजल्टेंट मिला, मैं उसके वो F4 प्लस Fn के साथ सॉल्व करूँगा, ठीक है। और फिर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, तो मेरे को एक F1 2 3 4 एक वेक्टर मान लीजिए, मैं नाम दे रहा हूँ उसको, फिर मैं उसको ऐसे सॉल्व करता चलूँगा और लास्ट में मुझे एक सब 2 करके वे सॉल्व करूँगा और मुझे लास्ट में एक FR वेक्टर जो इसके बराबर है वो मुझे फाइनली मिलेगा। अब आई समझ में? इस तरीके से करते हैं। लेकिन ये भी कोई प्रैक्टिकल बात नहीं हुई दोस्त, इन दोनों को ही कैसे सॉल्व करते हैं। आधे आप में से इसी बात में अभी तक कंफ्यूज हैं, पूरी 11th बीत गई लेकिन ये 2 चीज़ नहीं पता, बहुत सारे बच्चे नहीं बता सकते। एवरेज बच्चा, एवरेज थोड़ा सा भी बिलो एवरेज होगा, वो भूल चुका है, मान लेते हैं, नहीं याद आ रहा उसको, या यहाँ पर इतनी सब चीज़ों में ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, या फिर वो किताब के अंदर कुछ चीज़ें लिखी देखता है तो उससे कंफ्यूज होता है, हर बार हर जगह अलग नोटेशन। तो एक्चुअली में इसे करेंगे कैसे, ज़रा इसको देखते हैं। काम की बात ये होती है कि कोई भी 2 वेक्टर होते हैं, आपको थोड़ा सा पहले से ज़रा सा थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक हमने पढ़ा था एक ट्राइंगल लॉ 11th के अंदर, 2 मिनट्स बस, ज़्यादा नहीं। ट्राइंगल लॉ ये कहता था अगर मैं 2 वेक्टर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेता हूँ, सेम ऑर्डर में, और वो 2 वेक्टर मिलकर ट्राइंगल की 2 साइड बनाते हैं। सेम ऑर्डर से मतलब एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर की टेल से टच है। ऐसे ऑर्डर में मैं 2 वेक्टर लेता हूँ तो वो दो साइड ऑफ ए ट्राइंगल बनाते हैं। तो जो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में, यानी कि अगर मैं इसी ऑर्डर में ले लूँगा, नहीं उल्टे ऑर्डर में लूँगा, उल्टे ऑर्डर में जो ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी, ठीक है, तो वो मेरा क्या होगी, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, यानी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, तो जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल से मिलेगा। लेकिन इससे भी कोई बात नहीं बनती, यानी
आर वेक्टर को पहले इसको लिख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। यानी अगर मैं बी वेक्टर लिखूं तो उसको मैं ये लिख सकता हूं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये और कुछ नहीं है, ये बी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब आप अपनी बुक खोलिए और उसमें एक भयानक सी डेरिवेशन आपको मिलेगी जहाँ पर ये आपको कोई रिजल्ट लिखा मिलेगा कि जो हमारा फोर्स जो लग रही है टोटल वो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन में आ जाता है और अंदर क्या आ जाता है, Q1 से कॉमन आ गया Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, RI वेक्टर या R2 वेक्टर, यहाँ पर 2 ले रहा हूँ तो इसका क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड में नहीं है, ये नॉर्मल है। तो ये जो भयानक सी चीज़, ये जो शक्ल, गंदी सी शक्ल की जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये और कुछ नहीं है, ये वो बी है। देखेंगे अब ये, जब आपको ये थोड़ा सा इतना आपको समझ में आया ना कि R इज इक्वल टू ए प्लस बी है तो B इज इक्वल टू R माइनस ए है। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं ज़रा, ठीक है, तभी आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि मैं कह क्या रहा हूँ। एक बार इस डेरिवेशन को कर ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जब इतनी चीज़ें करी हैं तो इस डेरिवेशन को भी कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम की डेरिवेशन करने के लिए मैं ये वाई एक्सिस ले लेता हूँ और ये एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और यहाँ पर ओरिजिन वो ले लेता हूँ और कुछ चार्जेस ले लेता हूँ। मान लेता हूँ ये मेरे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है मेरे पास ये Q2 और एक चार्ज है मेरे पास ये Q3। और भी चार्जेस हो सकते हैं लेकिन मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ ये 3 ही चार्ज कंसीडर करे हैं। O से Q1 की दूरी और Q पर लगने वाली Q3 से Q1 की दूरी, Q2 से Q1 की दूरी, ओरिजिन से Q2 की दूरी, ओरिजिन से Q3 की दूरी, ये हैं क्या, ज़रा इनको थोड़ा सा समझ लें। अब मान लेता हूँ यहाँ पर Q1 और Q2 दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक इधर Q2 चार्ज रखा हुआ है, इधर Q3 चार्ज रखा हुआ है, इधर Q1 चार्ज रखा हुआ है। Q1 चार्ज ओरिजिन से R1 की दूरी पर है, ठीक है। और Q2 चार्ज कितनी दूरी पर है, R2 वेक्टर की दूरी पर है और ये R3 वेक्टर की दूरी पर है, ये वेक्टर्स हैं, ठीक। अब Q2 Q1 पर एक फोर्स लगाएगा, लेट दैट फोर्स बी फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। Q3 Q1 पर एक फोर्स लगाएगा, लेट दैट फोर्स बी फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3। ऐसे ही इस Q1 पे एक अगर n चार्ज होगा तो उसकी वजह से एक फोर्स और लगेगी F ऑन 1 बिकॉज ऑफ n, ठीक है। लेकिन हम इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, लग तो सबसे रही हैं लेकिन हम 3 के लिए अगर निकाल लेते हैं तो हम मान लेते हैं सबके लिए हम निकाल लेते हैं, तो अब सिर्फ 3 तक ही इसको रखते हैं। मेरे पास Q1 Q2 Q3 हैं, ओरिजिन से Q1 की दूरी R1 है, Q2 की दूरी R2 है, Q3 की दूरी R3 है। Q3 Q1 के ऊपर F13 फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 के ऊपर F12 फोर्स लगा रहा है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो जो R3 वेक्टर है यहाँ पर, ये R3 वेक्टर ऐसे आ रहा है ओरिजिन से इस तरफ, यहाँ से एक वेक्टर आ रहा है ये R1 वेक्टर है और यहाँ से इधर एक वेक्टर आ रहा है ये R2 वेक्टर है, जिनके हेड इधर है जिधर मैं इधर एरोज बना रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ से एक वेक्टर भी जा रहा होगा, तभी तो ये फोर्स लग रही है। इस फोर्स के लिए मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए
और 2 से 1 की तरफ जो वेक्टर जा रहा है मान लेते हैं उसकी वैल्यू मैं r12 मान लेता हूँ, r21 भी मान सकता हूँ, वट एवर आई वांट टू टेक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सिंबल है x मान लो, y मान लो, लेकिन क्योंकि हमारे 1 to 1 बहुत सारे हो रहे हैं तो x y मानने में हमें फ़ायदा नहीं है। हम सिंप्लिसिटी को, ये इनफैक्ट सिंप्लिसिटी मेंटेन हो रही है 1 2 में, तो हम इसे सिंप्लिसिटी की वजह से ही कर रहे हैं। इसको मैं मान लेता हूँ r13, ये यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है। अब अगर मैं इस छोटे से ट्राइंगल पे, ये जो आप बीच में देख रहे हो, इस वाले ट्राइंगल के ऊपर अगर वेक्टर लगा दूं तो r1 वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में जो आर्म है वो बराबर होगा r3 वेक्टर प्लस r13 वेक्टर, विच कैन बी रिटन एज r13 वेक्टर इज इक्वल टू r1 माइनस r3 वेक्टर। इसको रीअरेंज कर दिया, दूसरी साइड ले गया r3 को, तो r13 इज इक्वल टू r1 माइनस r3 आ गया। सिमिलरली r12 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर। क्लियर है बात? अब अगर मुझे मॉड लिखना हो, यानी इस r12 का मैं मॉड लिखूंगा तो इसे मैं मॉड में लिख दूंगा, और r12 का अगर मैं मॉड लिखूं तो इसे r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर का मॉड लिख सकता हूं। अब वो जो भयानक से जो डेरिवेशन आप देखते थे वो एक्चुअली में है कुछ नहीं, वो खोदा पहाड़ निकली चुईया है। वो r12 वेक्टर को तो ये लिखते हैं वो ऐसी शक्ल में, और r12 वेक्टर के मॉड को लिखते हैं r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर का मॉड। और ये क्यों हुआ है? ये गलत कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन क्या इसकी जगह r12 वेक्टर या r12 वेक्टर के मॉड का सिंपली ये नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, लेकिन भैया जब विदेश की किताबों से नकल मार के किताबें लिखी जाएंगी ना हिंदुस्तान में, तो वो ऐसी ही शक्ल की हो जाती हैं। वो ऐसी हो जाती हैं क्योंकि उसमें अपना ज्ञान नहीं लगाया हुआ है, उस चीज़ों को आसान करना चाहिए पढ़ाते टाइम। ये तो एक फैक्ट है ही, ये तो एक फैक्ट है ही कि बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये बी वेक्टर अगर मैं लिख दूं या सिंपली r12 वेक्टर लिख दूं तो मुझे होशियार कौन मानेगा? अब समझ रहे हो, आपकी जो किताबें लिखने वाले हैं उन्होंने आपके साथ क्या खेल करा हुआ है। नाउ अब क्या कर सकते हैं? अब जरा जो भी है हमारे सामने उसको लेकर चलते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यूज़लेस एक डेरिवेशन है। अब इस पर जो अगर मैं फोर्स निकालूँ तो ये दो फोर्सेस मेरे पास आ जाती हैं, एक F12 एक F13, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? पैरेललोग्राम को पूरा कर लो, ठीक है, इस पैरेललोग्राम को पूरा करोगे, जो ये साइड आएगी वो मेरा रिजल्टेंट होगा। लेट इट बी एफ आर वेक्टर, वट एवर जो भी नाम देना चाहो, सिर्फ एफ देना चाहो, एफ। तो एक्चुअली एफ आर वेक्टर किसके बराबर बना? F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, इसके बराबर ही बना। यही जो इक्वेशन है इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ये किताबी ज्ञान है, सिंपल फॉर्म है। अब इसी में वैल्यू डाल के ऐसे इसकी सिंपल वैल्यू देखो, दोनों डाल के दिखाऊंगा कि आपके साथ करा क्या गया, ये भी समझें आप कि क्यों मुश्किल लगती है आपको फिजिक्स। इसको इधर से लेके शुरू करते हैं। ये एफ आर वेक्टर है, F12 वेक्टर किसके बराबर होगा? ये वाली जो F12 वेक्टर है आपको पता है 1/4πε0, इसको के भी लिख सकते थे, ठीक है, 1/4πε0 इंटू पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, इन दोनों का मॉड, मॉड मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अपन इनके बीच के वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, यानी R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन भी ऐड करनी है तो R12 वेक्टर के की कैप। क्लियर है? अगर मैं इसे क्यूब करूंगा तो यहाँ पे वेक्टर भी कर सकता हूँ, क्योंकि R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉड होता है। अब F13 की वैल्यू डालूंगा तो F13 की वैल्यू क्या आएगी? 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर का होल स्क्वायर
R13 कैप, थोड़ा सा ये ठीक कर देता हूँ मैं, वो ठीक से नहीं लिखा गया। अगर इसमें n चार्जेस होते तो ये क्या बन जाता, F1n। तो इसी तरीके से चलते चलते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n वेक्टर का स्क्वायर R1n कैप। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आपको? अब इतनी सी चीज को वो आपको कैसे डरा देते हैं बुक वाले, जो साधारण बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी डर लगता है। वो ऐसा क्या करते हैं, देखो इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 तो कॉमन आ ही रहा है, वो अंदर इसको Q2, अब इस R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, यानी कि सिंपली R12 वेक्टर भी लिखने की जरूरत नहीं है, R12 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको मॉड वर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ही मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैं R12 लिखता हूँ तो अब वो इसको सिर्फ R12 भी नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं इसको R1, यहाँ पे 2 है सॉरी, तो उसको वो लिखते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब, और इस R12 को क्या लिख देते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये ब्रैकेट में है। फिर प्लस Q3 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का क्यूब, R1 माइनस R3 वेक्टर। देखो जब मैं सिर्फ यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ तो नीचे स्क्वायर आता है, अगर मैंने यहाँ पे ऊपर भी अगर मैं R13 वेक्टर लिख देता तो नीचे क्यूब हो जाता। ठीक वैसे ही मैंने इसको R13 वेक्टर की फॉर्म में लिखा है तो नीचे क्यूब कर दिया। इसी तरीके से ये फिर जो लास्ट वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, Qn अपॉन R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ये बन जाएगी, और इस पूरे का ब्रैकेट में। अब ये कुछ, ये जो बुरी सी फॉर्म आप देख रहे हो, ये वाली बढ़िया थी या ये वाली बढ़िया थी? अब वो आपको एक जनरल रिजल्ट भी लिख कर दिखाएगा जो इससे और भी बुरा लगेगा। हालांकि समेशन के साइन से आसान लगता है, चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने उसे अपनी ज़िंदगी में शायद कभी यूज़ नहीं करा है, इसीलिए आपको शुरुआत में वो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन के अंदर ये साइन आ जाता है, अगर आप इसे एक बार सीख लो ना, तो वो क्वेश्चन पूरे एग्ज़ाम का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। इस बात को ध्यान रख लेना, चाहे वो IIT में क्यों ना आया हो, क्योंकि जिसमें ये साइन आता है इसका मतलब कुछ नहीं है, बस उसको उन जहाँ से जहाँ तक जा रहा है उनको सम करते चले जाओ, बस, और कुछ नहीं होता। अब या तो क्वेश्चन को मुश्किल करने में दिमाग लगाएगा या क्वेश्चन की फॉर्म को मुश्किल करने में दिमाग लगाएगा। इतना दिमाग नहीं है कि दोनों में दिमाग लगा ले। तो वो क्वेश्चन की फॉर्म को बिगाड़ने में दिमाग लगा लेता, समेशन वगैरह करने में, लेकिन वो वैसे फिर वो क्वेश्चन एक्चुअल में आसान होता है। आई बात समझ में? तो इसको क्या लिखा जा सकता है, से मैं आई की बात करूं तो आई की वैल्यू मान लीजिए कहाँ से जा रही है, 2 से जा रही है, मान लीजिए कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, क्यू आई R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर अपॉन R1 माइनस RI वेक्टर का क्यूब। अब आपको ये जो रिजल्ट मिला है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से परोसा गया है आपकी किताबों में, और एक्चुअल में यूज़ ये कुछ होगा ही नहीं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली यूज़ क्या होता है। फिर से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब हम एक्चुअल में एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अब इसकी कोई वैल्यू होगी 5 न्यूटन, इसकी कोई वैल्यू होगी 10 न्यूटन, ठीक है। मान लो एक और वेक्टर लग रहा है इधर, मान लो कोई, फिलहाल नहीं लगाते, चलो हमें दो वेक्टर एक बार में हमें सॉल्व करने, इनके बीच का एंगल कितना है, मान लो 60 डिग्रीज है, और मुझे इन दोनों वेक्टर का सम निकालना है या रिजल्टेंट निकालना है।
देखने में तो ये ऐसे लगेगा, इस पैरेललोग्राम को पूरा करो, इधर एक रिजल्टेंट आएगा, लेकिन ये डंडी खींचने से रिजल्टेंट थोड़ी मिल जाता है। हालांकि अगर ये एक्चुअली में स्केलेबल हैं, ये वेक्टर को मैंने स्केल करके छोटा कर रखा है और ये एक्चुअल में 60 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में इसी एंगल पर आता है और इतना ही लंबा आता है स्केलेबली। ठीक है, उसी स्केल पे इतना लंबा वेक्टर आएगा। इसका मतलब ये होता है ट्राइंगल लॉ का या पैरेललोग्राम लॉ का। लेकिन मुझे सिर्फ डायग्राम बनाने से तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। तो अगर मैं इसे रिजल्टेंट वेक्टर मानता हूँ तो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता किससे था? एक फॉर्मूला याद रखना, रिजल्टेंट मिलता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। दुनिया जाए कहीं की कहीं, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। एक बार में हम दो वेक्टर से ज़्यादा का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, और रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला यही है, एक्चुअली में मैग्नीट्यूड देता है। और फिर इसके बाद आती है इसका एंगल निकालने की बारी। तो अगर मान लो टेन बीटा, इसका एंगल बीटा है, तो बीटा किधर किस किस फार्मूले से मिलता था? बी साइन थीटा अपॉन, मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये बीटा है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। अब एक प्रॉब्लम आती है, अगर मैं इसको बीटा ले रहा हूं तो बीटा किस एंगल के साथ किस वेक्टर के साथ निकल रहा है? 5 न्यूटन वाले वेक्टर के साथ निकल रहा है। तो ये याद रखना, आपने ए की जगह पे 5 न्यूटन, वहां पे तो ए और बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है। यहाँ पे ए की जगह आपने 5 न्यूटन ही लेना है। यानी जो यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी है, ए की जगह जो वेक्टर लिखा जाना है, उसी के साथ ये बीटा एंगल निकलता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, कभी भूलनी नहीं है। ठीक है, इसके साथ एंगल अलग हो सकता है, यानी 10 न्यूटन वाली वेक्टर के साथ कोई अलग एंगल आ सकता है। जरूरी नहीं है वो एग्जैक्टली बीच में से 30-30 डिवाइड हो सकता है एक से 20 और दूसरे से 40 हो एंगल। तो आपको जो एंगल मिलता है वो हमेशा किससे मिलता है? जिस ये ए है इसके साथ से एंगल मिलता है। क्लियर है बात? अब इन दोनों का अगर हमें वेक्टर निकालना होता तो आर की वैल्यू कितनी होती? अब यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड लगाने की इतनी सिंपल, आर लिखने का मतलब ही मैग्नीट्यूड है। तो आर की वैल्यू कितनी होती? 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। जस्ट सॉल्व इट एंड वील गेट द आंसर 25 प्लस 100 प्लस 100 कॉस 60 इज साइन 30, यानी 1/2, ये हो गया 50। तो 50 175 का अंडर रूट, यानी आर की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 175, जो भी आएगी इतने न्यूटन। और कितने एंगल पे? क्योंकि ये वेक्टर है, रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन जब तक नहीं होगी ये इनकम्प्लीट आंसर है। तो tan बीटा निकालूंगा मैं, दोनों तरीके से निकाल के दिखा देता हूँ। tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan बीटा की वैल्यू आएगी b साइन थीटा। अब b की वैल्यू, अब मैं इन दोनों में से कोई भी b ले सकता हूँ। अगर मैं tan b ले लेता हूँ तो देखते हैं कितना आंसर आता है। ये वैसे तो 11th की चीज़ें हैं, लेकिन एक बार यहाँ भी ले लेते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन ज़िंदगी भर बनी रहती है जब तक एक बार इसे टीचर कोई अच्छे से दूर कर ना दे। और अगर आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप आकाश पाताल कहीं भी पढ़ रहे हो, धरती पर रह के अगर आप इंडिया में रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। और अगर नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल क्लियर थ्रू। किसी न किसी एंट्रेंस को आप निकालने की काबिलियत अभी से ही रखते हो, वेरी गुड। अगर किसी ने नहीं समझाया और आप किताब पढ़ के इस बात को खुद ही पकड़ गए तो आप शेर हो, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अब इधर ध्यान देंगे, और जिनको नहीं अभी तक आता है वो आज सीख लो, कोई डरने की बात नहीं है, शेर हम बना देंगे आपको। tan बीटा इज इक्वल टू tan साइन 60 tan अंडर रूट 3/2 अपॉन 5 प्लस 10 बाय इंटू हाफ, यानी ये कितना आएगा? 10√3 5√3 अपॉन 10, यानी अंडर रूट 3/2। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3/2। इस तरफ से बीटा कितना आएगा? tan इनवर्स 5/2 अपॉन 5√3/2 अपॉन
10 प्लस 5/2, ये कितना होगा सॉल्व करके, 10 इनवर्स 5√3/2, 2/25, 2 से 2 गया 5 से 5, तो ये √3/5 आया, 10 इनवर्स √3/5. So let us calculate the value in of these two angles. Okay, let me, मेरे को कोई रटी नहीं हुई है, so let me use my calculator to find out the value. हाँ, so पहले वाले की वैल्यू आती है 40 डिग्रीज के अप्रॉक्स, दूसरे वाले की 20 के अप्रॉक्स आनी चाहिए, क्योंकि टोटल एंगल 60 था. ठीक है, लेट अस फाइंड इट आउट. तो ये आती है अप्रॉक्सीमेटली 19.10, एक्चुअली में ये 40.89 आ रही थी, तो मैंने उसको ज़्यादा ही कुछ कर दिया था कब. तो ये देखेंगे आप, ये 41 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली आ रही है, और ये कितनी आ रही है, ये 19 डिग्रीज के अप्रॉक्सीमेटली आ रही है. तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना आता है, 60 आता है. कितना आता है, 60 आता है. लेकिन जहां पर मैंने 10 डाला है, ये उसके साथ एंगल मिला है. ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँ, मैं इसको क्या कर लूँ, बीटा डैश कर लूँ, तो जो बीटा डैश मुझे मिला है वो कौन सा एंगल है, वो एंगल है ये वाला बीटा डैश. ये 10 वाले के साथ मिला है, और दूसरे वाला एंगल मुझे किसके साथ मिला है, 41 डिग्री का एंगल मुझे 5 न्यूटन वाली फोर्स के साथ मिला है. ये 41 डिग्री है, ऊपर से 20 डिग्री, ऐसा मुझे रिजल्टेंट मिलना था. अब आपको समझ में आया कि ठीक है. तो ये इस तरीके से हम दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं. बड़ी छोटी सी चीज़ थी, हमने सीख ली है. अब एक्चुअल में हम आगे देखते हैं कि हमें जब कोई बड़ी सिचुएशन पड़ती है तो उसमें कोई ये प्रैक्टिकली ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगता. वहाँ पर ये सिर्फ दो दो करके सॉल्व करना पड़ता है, और उसको सॉल्व करने में एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता है, कि ये सिर्फ ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे, मैं ये रेड कलर से इसको थोड़ा सा इधर बता दूं कि ये वाला फार्मूला सिर्फ यूज होगा. क्लियर है बात. अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ. कंसीडर 3 चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. हर एक साइड एल है, यहाँ पर ये क्यू है, ये क्यू है, और ये क्यू है. व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू. यहाँ सेंट्रॉइड पर, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पे एक क्यू रख दिया है. इसका सेम चार्ज है इन चार्जेस के, यानी सबको प्लस मान लो, इट विल डू, एक जैसा ही मानना है, सबको प्लस मान लो, माइनस क्यों माने. और उसमें बताना क्या, इस क्यू के ऊपर लगने वाली फोर्स के बारे में बताना है. तो मैंने क्या कहा, अब इस क्यू पे फोर्स कितनी लगेंगी पहले वो देख लेते हैं. भाई एक ये क्यू इस क्यू पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि सेम इन दोनों पे चार्जेस एक ही जैसे नेचर का है, तो इस तरफ फोर्स लगाएगा अपोजिशन रिपल्शन की. तो उस फोर्स को मैं मान लेता हूँ क्या है, इसको A, इसको B मान लेता हूँ, और इसको C मान लेता हूँ. तो उस फोर्स को मैं F1 मान लेता हूँ, जो या FA मान लेता हूँ. अब B इस पर लगाएगा फोर्स एक, तो B जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसको मैं FB मान लेता हूँ. और एक C लगाएगा, उसको मैं FC मान लेता हूँ. ठीक है जी, आपकी आज्ञा से मैंने ये फोर्सेस मान ली हैं. एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है. अब मुझे ये लेंथ चाहिए. अगर मुझे ये फोर्स एक्चुअल में निकालनी है, तो मुझे ये जो लंबाई है ना यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, A, और ये जो सेंट्रॉइड है इसको मैं नाम क्या दे देता हूँ, G. तो मुझे AG की लंबाई चाहिए. बस इतनी छोटी सी चीज़. देखो ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल है 60 डिग्रीज. तो ये आधा एंगल कितना है, 30 डिग्रीज है.
तो ये भी एंगल कितना है 30 डिग्रीज है। ये टोटल जो लेंथ थी वो कितनी थी L थी, तो ये जो आधी लेंथ है वो L/2 होगी। तो मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ये 30 डिग्री है। सो tan 30 कितना होता है भाई, tan 30 बराबर होगा इसे C इसे G, इसको इस पॉइंट को H मान लेते हैं, ये बराबर होगा GH अपॉन AH। तो GH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, GH हो जाएगा AH tan 30। तो GH की वैल्यू आ जाएगी, AH की वैल्यू कितनी है सर, AH की वैल्यू है L/2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा L/2√3। लेट दिस इक्वेशन बी से 1। अब मुझे AG चाहिए। अगर मैं इसी ट्राइंगल के अंदर sin 30 निकाल दूं, sin 30 इज परपेंडिकुलर यानी GH अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AG। तो AG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, GH/sin 30 यानी 2 टाइम्स ऑफ GH। तो AG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2√3 जो GH की वैल्यू है, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स ऑफ GH करना है AG के लिए, तो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और मेरे पास वैल्यू कितनी बच जाएगी, L/√3। अब यही वैल्यू AG की, ये वैल्यू ये किसके बराबर है, CG के बराबर है, और यही वैल्यू किसके बराबर है, BG के भी बराबर है, ठीक है। और इसकी वैल्यू L/√3 है। लेट अस रिमेंबर दिस थिंग by marking this as equation number 2 so that we can use it. अब सब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो मुझे एफ ए वैक्टर प्लस एफ बी वैक्टर प्लस एफ सी वैक्टर करना है, और वो फार्मूला जो मैंने गंदा सा यहाँ पर बड़ा एक अजीबोगरीब सा दिखने वाला, गंदे से दिखने वाला एक फार्मूला लिखा था, इसका इस्तेमाल करके आंसर आ जाना चाहिए। इस जन्म में तो आएगा नहीं भैया, तो एक्चुअली में करना क्या पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल यूज़ है इसका, यही करूँगा मैं, देखना अब, और हर एक बंदा यही करेगा, कोई तरीका नहीं है और। तो अब मुझे दो वेक्टर कोई से चूज कर लो, एफ ए और एफ बी मैंने मान लो कर लिए, मुझे एफ ए और एफ बी का दो का वेक्टर का शुरुआत में रिजल्टेंट निकालने का। लेट द रिजल्टेंट ऑफ एफ ए वेक्टर एंड एफ बी वेक्टर इज F1 वेक्टर। लेट इट बी F1 वेक्टर, मैं कुछ भी नाम दे सकता था, मैंने F1 वेक्टर नाम दे दिया है। और लेट्स जूम इन सो दैट कि हमारी जो स्क्रीन साइज है वो छोटा ना पड़े। तो इसको F1 वेक्टर मैंने नाम दे दिया, और F1 वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, फॉर्मूला अपना वही है, एफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस एफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ए एफ बी क्रॉस इन दोनों एफ ए और एफ बी के बीच का एंगल जो भी होगा वो थीटा, एक्यूट एंगल होता है। तो ये वाला एंगल है वो, ये वाला मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर दूं तो ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एफ ए और एफ बी के बीच का एक्यूट एंगल। और ये एंगल होगा कितना, ये 60 है, ये 120 होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये वाली जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, और क्वाड्रिलेटरल में अगर ये एंगल 60 है तो इसके अपोजिट, दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 60 है तो ये 120 डिग्री होगा, तो ये थीटा 120 डिग्री है। जस्ट इसमें इसकी वैल्यू डालेंगे, आंसर निकालेंगे। एफ ए, अब जो भी एफ ए की वैल्यू है देखो वो क्या होगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस L/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक काम कर लेते हैं, जस्ट राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एफ ए एफ बी एंड एफ सी सो दैट विल बी क्लियर। एफ ए की वैल्यू जो होगी उसका मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ या सिंपल एफ ए ले रहा हूँ, वो एफ बी के बराबर होगी और वही एफ सी के बराबर होगी, और वैल्यू कितनी होगी, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय इनके बीच के डिस्टेंस यानी L/√3 का होल स्क्वायर, यानी 3K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय L स्क्वायर। लेट इट बी x
से मैंने इमेजिन कर लिया कि ये x है। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे डालूंगा तो जो ये वैल्यू जो मेरी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ। फ्रॉम 3 एंड 4 से मुझे क्या मिलेगा, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा F1 स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा, यानी थीटा कितना है 120 डिग्री, और इस पूरे का क्या ले लूँगा मैं, अंडर रूट। ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 120, तो 2x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 120 डिग्री हो जाएगा, और इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब आगे देखते चलेंगे। अगर ये इतना हो गया है तो जो मेरा F1 आएगा वो कितना आएगा, 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस 120 इज 2 कॉस स्क्वायर 60। यह फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने 120 को 2 थीटा लिया है तो ये 60 के अंदर बदल गया है एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आता। तो 2 इंटू 2 अंडर रूट से बाहर 2, एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर एक्स, कॉस स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया, तो ये हमारा 2x कॉस 60 बाहर आ गया। 2 इज 2, एक्स की वैल्यू कितनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है 3k क्यू बाय एल स्क्वायर, या सिर्फ इसको एक्स ही रहने देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। कॉस 60 कितना होता है बॉस 1/2, तो 1/2 से 1 ये कट जाएगा, ये कितना बन गया, F1 की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। अगर F1 की वैल्यू x है और डायरेक्शन इसकी क्या है F1, इन दोनों का रिजल्टेंट F1 आया। अब ये क्योंकि दोनों बराबर थे, ये FA भी x था FB भी x था, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इनको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, यानी इस वाली डायरेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, इस वाली डायरेक्शन के अंदर आएगा, और वो डायरेक्शन कितनी होगी, इसके साथ 60 डिग्री एंगल पर होगी, बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा। तो F1 60 डिग्री पे आया। अब मेरे पास एक सिचुएशन है, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, G पॉइंट को देखूं, इसको यहाँ पे मैग्नीफाई करके इस G पॉइंट को मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो G पॉइंट पे अब FA FB नहीं लग रही, FA FB की जगह एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, और उसका नाम क्या है F1, और एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ जिसका नाम क्या है FC। F1 की वैल्यू कितनी है x, FC की वैल्यू कितनी है x। अगर एक बॉडी को एक ऊपर की तरफ एक बॉडी खींच रही है x फोर्स से, एक नीचे की तरफ सेम फोर्स से उसको एक बॉडी खींच रही है, तो वो कहाँ मूव करेगी, कहीं भी नहीं, दोनों फोर्सेस आपस में नलीफाई हो जाएंगी और रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जैक्टली ये इस जगह भी होगा, एज F1 vector and FC vector are opposite to each other, they nullify each other. So net force on G कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो आपने क्वेश्चन यहाँ पर होपफुली सारा का सारा जो है का सीख लिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ लेंथी बेशक नज़र आ रहा हो, लेकिन ये लेंथी नज़र आ रहा है, एज सच कोई इतनी कोई बवाल इसमें चीज़ नहीं है। आपने पहले छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री करके एक ये साइड निकाली, ठीक है, ये वाली साइड निकाली, फिर जब ये साइड आ गई तो ये वाली साइड इस वाली साइड के भी इक्वल थी और ऊपर वाली साइड के भी इक्वल थी, यानी आपने क्या करा, आपने AG भी निकाल लिया, CG भी निकाल लिया और BG भी निकाल लिया, और वो कितना आ गया, L/√3 आ गया। फिर आपने देखा कि आप एक बार में, मैंने आपको बताया कि आप एक बार में दो वेक्टर से ज़्यादा FA और FB या FB या FC के कोई दो ही वेक्टर को एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने का प्रैक्टिकल फार्मूला तो आप 11th में पढ़ चुके हो
ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो सिर्फ ये कहता है कि जब बहुत सारी फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगेंगी तो रिजल्टेंट किधर आएगा, लेकिन निकलता उससे नहीं है, वो सिर्फ कहता है कि रिजल्टेंट इन सब का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम निकालने का फॉर्मूला तो 11th में ही था, तो वेक्टर सम वहीं से लिख लेगा, वही फॉर्मूला है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कट भी चुका है कोर्स से मेरे ख्याल है, और अगर ये नहीं भी आता आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और भी अच्छी बात है, प्रैक्टिकली आना चाहिए, ये यूज होगा पेपर के अंदर। अब बात करें कि एफ ए एफ बी एफ सी तीनों बराबर थी, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर Q1 स्मॉल क्यू ले लिया है, Q2 कैपिटल क्यू ले लिया, आर की वैल्यू L/√3 अब निकाल ही चुके हैं, यानी कि सिर्फ मैंने एक बार यहाँ कूलम्स लॉ लगाया। ठीक है, अब बस फिर 11th का ये जो फार्मूला था एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा का अंडर रूट, ये वाले फार्मूले से मैंने रिजल्टेंट निकाला सिंपल मैथ्स करके कि F1 की वैल्यू x आ गई, यानी एफ ए और एफ बी अब ये दो फोर्सेज की जगह अकेली फोर्स इस इन दोनों को हटा के अगर अकेली फोर्स F1 लगाई जाए तो वो F1 फोर्स इन दोनों के बराबर रिजल्टेंट देगी, इन दोनों के बराबर काम करेगी, जैसे कि एफ ए एफ बी की जगह वो अकेली फोर्स बहुत है। आगे बात समझ में, इसको रिजल्टेंट कहते हैं। अब क्योंकि F1 फोर्स जो रिजल्टेंट आई है एफ ए और एफ बी का, वो एफ सी के जस्ट अपोजिट आया है और दोनों का मैग्नीट्यूड x यानी बराबर है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया 0, यानी g यानी जो सेंट्रॉइड था उस पर रखे चार्ज पर जो टोटल फोर्स लगी वो कितनी लगी, 0 लगी। ये क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। तो मान लेते हैं यहाँ पर 3 चार्जेस हैं मेरे पास, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है और एक इधर चार्ज रखा हुआ है, और इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, एक इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। इस पे चार्ज Q रखा हुआ है, इस पे Q रखा हुआ है और इस पर कितना रखा हुआ है, -Q चार्ज रखा हुआ है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। देखो बड़ी मजेदार बात है, इस A के ऊपर पहले बात करें तो A के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो इस B की वजह से लगेगा और एक C की वजह से। ये प्लस है, ये प्लस है, रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी B A को इस तरफ धक्का मारेगा। अब ये माइनस है तो C A को अपनी तरफ खींचेगा और इस तरफ फोर्स लगेगा। मान लेते हैं जो ये फोर्स लग रहा है वो F1 है, ये जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, और इन दोनों का रिजल्टेंट वो दिखावे के लिए तो बना दो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल, क्या फ़र्क पड़ता है ना भाई। ये लो जी बन गया क्वाड्रिलेटरल, इधर इधर आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो फिर लेकिन क्या इससे हमें कुछ पता चला, ये तो इसी दिखावा कहते हैं किताब में बनाने के लिए, ये भी ज़रूरी है, तो आप बना देना पेपर में ऐसा एक। ठीक ऐसी सिचुएशन इधर होगी, ये Q इस Q को इधर धक्का मारेगा, ये -Q इस Q को ऊपर खींचेगा और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा। ठीक है, अब इस वाले चार्ज की -Q वाले चार्ज की बात करी जाए तो ये +Q इस -Q को अपनी तरफ खींचेगा, ये +Q इस -Q को अपनी तरफ खींचेगा और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ये इस तरफ बीच में आएगा। चलो जरा इनके रिजल्टेंट निकालते हैं, इसे F1 मान लेते हैं, इसे F2 मान लेते हैं, इसे F3 मान लेते हैं, इसे F4 मान लेते हैं, इसे F6 मान लेते हैं। तो जरा F1 और F2 दोनों बराबर होंगी और वैल्यू कितनी होगी, बराबर नहीं होंगी, ये अलग अलग होंगी, नहीं बराबर होंगी दोनों, ये वाली दोनों साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल दोनों L है, तो ये दोनों बराबर होंगी। K Q +Q या -Q इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बताया था मॉड ले लेते हैं, तो ये वाली इसके साथ फोर्स निकालूं,
या इसकी इसके साथ फोर्स निकालूँ, दोनों का आखिरी में मैंने ले मॉड ही लेना है, तो ये बराबर आएंगी, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ और बीच नीचे आएगा एल का स्क्वायर। इन दोनों को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। एक्चुअली में F3 F4 भी इसके बराबर है, F3 F4 और F5 और F6 भी यही है। ये सारी फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड वाइज सब सेम आएंगी, यानी कि सब फोर्सेस हैं एक्स ही। अब देखते हैं ये एंगल कितना है 60, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 120, यानी F1 और F2 के बीच में एंगल 120 है। दोनों अगर फोर्स सेम हो और दोनों के बीच में एंगल 120 हो, तो अभी भी पीछे हमने तमाशा देखा है कि अगर दोनों फोर्स x हो और एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट भी सेम x आ जाता है। तो इस पूरी इस मैथ को मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको ये याद भी रख सकते हैं आप उसके हिसाब से एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि F1 और F2 का रिजल्टेंट मैं अगर F7 मान लेता हूँ, क्योंकि 6 तक मैं ले चुका हूँ, तो जो F7 आएगा वो भी कितना आ जाएगा, सेम x, पिछले वाले मेथड को यूज़ करके। कैसे, चलो दोबारा थोड़ा सा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos 120 डिग्री। जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट x। F7 की वैल्यू इतनी आ गई। ऐसे ही अब क्योंकि ये दोनों बराबर थे तो ये इक्वली डिवाइड भी हुआ होगा, रिजल्ट बाइसेक्ट हुआ होगा, तो ये जो रिजल्टेंट आया है ये कितने पे आया, मेरे को 60 डिग्री पे मिला है। फ्रॉम बोथ F1 F2 जो भी लिखना चाहो आपको एक से बता दो, बहुत है, हमें डायरेक्शन ही तो बतानी है। ऐसे ही F3 और F4 का रिजल्टेंट मान लेता हूँ मैं, कितना आ रहा है, F8 आ रहा है, ये टोटल 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री थे। ये जो रिजल्टेंट आएगा ये 60 डिग्री पे ही आएगा, क्योंकि दोनों x हैं। जब दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं तो रिजल्टेंट इक्वल एंगल पे दोनों फोर्सेस से होता है। तो जो F8 की वैल्यू आएगी सिमिलरली, पूरा मैं दोबारा सॉल्व क्यों करूं, सिमिलरली लिखूंगा, और सिमिलरली मेरे पास जो वैल्यू आएगी F8 की वो भी x आएगी एट 60 डिग्री फ्रॉम F2 या F4 वटेवर, F3 या F4 किसी को भी एक को लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं ये F9 है, तो जो F9 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक ये भी x है, ये भी x है, 2 इंटू एक्स। अब इनके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x square cos 60 degree. Yes, we can solve it, and this will come out to be 2x square 1 plus cos 60 degree, and this comes out to be 2x cos 30, यानी x अंडर रूट 3। तो F9 की वैल्यू कितनी आ गई, x अंडर रूट 3 न्यूटन। x की वैल्यू कितनी है, वेयर x इज इक्वल टू, अब कोई सी भी फोर्स x ही है, F1 x है, F2 x है, तो किसी भी एक को निकाल लो, और x है कितनी, इतनी है, यानी इसको KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो आपको पता चल गया F7 जो A पर जो टोटल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, F7, और उसकी वैल्यू कितनी है, KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर एट 60 डिग्री फ्रॉम F2। ऐसे ही F8 यानी FB पर लगने वाली फोर्स कितनी है, सेम यही KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर एट 60 डिग्री फ्रॉम F4। ऐसे ही F9 यहाँ पर लगने वाली, हाँ ये जो एंगल होगा ये, क्योंकि दोनों फोर्सेस अभी भी बराबर है, तो ये 60 को सीधा आधे 30 डिग्री में काटेगी, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो कितना एंगल बना रहा होगा, एट 30 डिग्री फ्रॉम ईदर F5 और F6, आप किसी एक का भी नाम लिख दो, F5 लिख देता हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन आपको आसान लगा, अगर आप उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, अब देखो मज़ेदार बात यह है कि नकल मारते टाइम इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि सिर्फ हम नकल ही मारे, दिमाग बिल्कुल ना चलाएं। तो जब किसी विदेशी किताब से इसकी नकल मारी गई, ये नहीं कहता कि नकल मारने वाला कोई कम इंटेलिजेंट आदमी होगा, लेकिन कमाल की बात है कि उसने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के लिए अलग लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग लिखा, और फिजिक्स की आत्मा की हत्या कर दी, बच्चों की जान पे मुसीबत। तो चीज़ों को ना एक्चुअल में आसान करा जाना चाहिए। एनसीईआरटी में ये बहुत ध्यान रखा गया है कि चीज़ों को
मुश्किल करा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर समझते नहीं है। जो मैं ये जो नोटेशन में यूज़ कर, मैं कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि जो लोग ये बुक्स वगैरह लिखने वाले लोग हैं, उनका उनका सिलेक्शन मुझे नहीं लगता काबिलियत के आधार पर होता होगा, शायद जैसी उनकी हरकतें हैं मुझे तो नहीं लगता। तो अगर किसी का चाटुकारी के आधार पर हुआ है सिलेक्शन, या पॉलिटिकल पहुंच के आधार पर हुआ है, ठीक है, हाँ वेल रेड होते हैं, ये बात सच है। लेकिन अगर उनका ऐसे सिलेक्शन हुआ है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत तो होती है। नहीं तो किसी किसी ने अब तक ये नहीं कहा होगा कि यार इसको R13 क्यों नहीं लिख रहे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी समझनी होंगी। और आज के और समय ना खर्च करते हुए आज हम इतना ही रखेंगे फिजिक्स के हमारे डिस्कशन को। ठीक है, आज हमने दो न्यूमेरिकल्स करे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और आप नफ़रत करते हैं ज़बरदस्ती किसी सब्जेक्ट को मुश्किल बनाने से, जैसे कि आपने आज देखा, मैंने दिखाया आपको कि किस तरीके से आपको ज़बरदस्ती मुश्किल चीज़ें करके बताई हुई हैं, तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, वरना अगली बार आपको मुझे देखने में ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। यूट्यूब मुझे बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा है, और आप लोगों के सपोर्ट से ही थोड़ा बहुत प्रमोशन मेरा पॉसिबल है। ठीक है, और मैं इससे कोई पैसे तो कमा नहीं रहा हूँ, इनफैक्ट कहीं से भी कोई पैसे नहीं कमा रहा हूँ इस वक्त। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप लोग मेरे सपोर्ट में आएँ। ये अगर मैं किसी को, आप लोगों को अच्छे से अच्छा ये जो ज्ञान है ये मैं निःशुल्क प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, तो ये भी आपका एटलीस्ट इतना तो फ़र्ज़ बनता है, इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, और बाकी मैं हूँ ही, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं मेरे से, कमेंट करके। अगर हमारी क्लासेस बढ़ती हैं, कुछ बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो मैं लाइव क्लासेस भी लेने लगूँगा, वो भी निःशुल्क रहेंगी। हफ्ते में एक दो डाउट क्लासेस लाइव लूँगा, जिसमें आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ठीक है, आप लोगों को आईआईटी तक कहीं भी ज़रा भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो मी ब्लाइंडली एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ दैट। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास थोड़ी सी सपोर्ट की कमी हो रही है, क्योंकि इतने लाइक्स वगैरह आ नहीं रहे हैं। तो थोड़ा इसको स्प्रेड करो, वीडियो को थोड़ी हेल्प करो मेरी, ताकि वीडियो बनाने में और भी मज़ा आए, मुझे भी इंटरेस्ट आए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस पर डिवोट कर सकूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।